हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है आज का जो हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको कल की क्लास जब दिया था, क्लास 4 मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना, तो उसी में सम्मिलित है ये टॉपिक, है ना, जो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे करंट अफेयर्स के लेके, सर करंट अफेयर्स जो आप करवा रहे हैं क्या बीपीएससी के लिए सफिशेंट है? यार, सब कुछ पूरे डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे डिटेल में एनालिसिस करते हैं ना, तो ये दुविधा नहीं होना चाहिए। चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है प्रांतीय स्वायत्त राजवंश। इससे पहले कौन कौन से चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार बता देता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में। तो पहले हम लोग पढ़े थे उत्तर मुगल काल, जो कि इसके बारे में आपको बहुत ही कायदे से समझा चुका हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय का आगमन। आज का जो तीसरा टॉपिक है आप सबको पता है, इसका नाम है प्रांतीय स्वायत्त राजवंश। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना, टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि मतलब कि अलग अलग प्रांत में जो है अलग अलग शासक आएंगे और वहां पे अपने शासन व्यवस्था को चलाएगा। तो ऐसा कब होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे का कहानी बताता हूँ ताकि ये टॉपिक समझाऊं तो बहुत ही कायदे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही आप सबको पता है, मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है ना, औरंगजेब का जैसे ही फ्रेंड्स मृत्यु होता है, किसका, तो औरंगजेब का, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो होता है, आपको पता होगा औरंगजेब का मृत्यु होता है तो इसका 3 पुत्र होता है, एक मौजम, आजम और कामबख्श। तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का युद्ध मतलब कि आपस में तीनों भाई में गद्दी के लिए, औरंगजेब मृत्यु होता है तो जाहिर सी बात है गद्दी के लिए अब तो लड़ाई करेगा, क्योंकि कोई ऐसा प्रावधान था नहीं मुगल शासन व्यवस्था में कि भाई यहाँ पे अगर बादशाह को मृत्यु हो जाता है तो ये न ये शासक बनेगा, अगला बादशाह बनेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मतलब कि ये कहानी था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनके हाथ में तलवार बल सब कुछ, वही अगला शासक बनता था। यही कहानी होता भी है। तो ये आजम और कामबख्श को हरा के मोहम्मद मौजम जो है अगला दिल्ली का बादशाह बनता है ना। और यहीं से शुरू हो जाता है उत्तरकालीन मुगल काल का दौर शुरू। उसके बाद आगे बढ़ते गया शासन व्यवस्था, और एक अलग से मैंने आपको बताया था बहुत कायदे से, सॉरी अलग नहीं कहा जाए, अगला जो बादशाह के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह के समय में क्या होता है कि मुगल पूरे तरीके से कमजोरी हो जाता है ना, वो सही जितने अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए नहीं चला पाए। और यही कारण हुआ कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया कि अलग अलग जो है लोग अपना साम्राज्य को क्या करेगा, तो विस्तार करेगा, है ना। तो आपको नाम से पता, इसीलिए मैं आपको बोल दिया हूँ कि भाई आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे अलग अलग जो प्रांत होगा उसमें अलग अलग वंश का स्थापना करेगा, है ना। तो आइए यहाँ पे समझते हैं, इनमें से सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है ना उसे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अब यहाँ पे देखिएगा कहानी जरा सा, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। मुगल साम्राज्य में अपनी विशेषता को, रिपीट कर रहा हूँ, मुगल साम्राज्य ने अपनी विशेषता को से जो है संपूर्ण मध्ययुगीन है ये, भारत को प्रभावित किया। तो मध्यकाल में मैंने आपको बताया था जैसे बाबर आता है मुगल वंश का स्थापना करता है तो पूरे तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, है ना। जैसे औरंगजेब का लास्ट में मृत्यु होता है ना, तो आपको कहानी मैं बता ही दिया। तो इसके उपरांत यहाँ पे, सॉरी उपरांत नहीं होगा, इसके उत्तरोत्तर
शिथिल होते रहने पर एक प्रकार की राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी। इसी समय कुछ स्वतंत्र राज्यों का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर स्वतंत्र राज्यों का क्या होता है, उदय होता है, जो कि निम्न है ना। जो चीज मैं बता रहा हूँ वही चीज यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूँ। हैदराबाद का आप अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि हैदराबाद के संस्थापक कौन है और किसने स्थापना कर लिया था, है ना। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इसका नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, इन्होंने हैदराबाद की स्थापना कर ली। और आपको पता होगा कि निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिलकलिच खां था, या फिर अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम तक क्या था, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चिलकलिच खां था। क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगल सत्ता की बात की, बहादुर शाह के समय में अगर देखा जाए, सॉरी बहादुर शाह के समय में नहीं, मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह के समय में जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर हुआ तो हैदराबाद के प्रांत में जो है इन्होंने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली, है ना। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हैदराबाद नाम आता है, आपको पता होगा, तो इन्होंने हैदराबाद का स्थापना कर लिया था। क्या इसका नाम है, निजाम उल मुल्क, इसका वास्तविक नाम चिलकलिच खां था, ठीक ना। और इसने हैदराबाद में कौन सी वंश का स्थापना कर लिया, तो अगर वंश पूछा जाए ध्यान रखना आसफ जाही वंश की। तो आसफ जाही वंश का स्थापना किसने किया, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया, तो आप कहेंगे सर हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने किया था। कब किया था, तो 1724 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब सैयद बंधुओं, अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सैयद बंधु, आप जैसे ही नाम सुने होंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा वही सैयद बंधु है जिन्हें शासक निर्माता के नाम से, है ना, किंग मेकर के नाम से, शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। हाँ, यही सैयद बंधु है जिन्होंने जो है मुगल वंश में अगर देखा है तो लगभग 4 राजा अपने काल में बनाया था, है ना। तो सैयद बंधु की शक्ति को समाप्त जो है यही महाशय ने किया था। किसने, तो आप कहेंगे सर निजाम उल मुल्क, मतलब कि सैयद बंधु को हत्या ही करवा दिया था, है ना, कि मुगल बादशाह को साथ देकर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बन जाता है ना। मैंने आपको बता दिया सैयद बंधु को जो है समाप्त किसने किया था, फिर हत्या किसने करवाया था, तो आप कहेंगे हैदराबाद के संस्थापक जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क की बात की जाए, तो इन्होंने 1722 से लेकर 1724 ईस्वी तक जो है मुगल साम्राज्य में किसके पद पे, तो वजीर के पद पर था, है ना, रहा था वजीर के पद पर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और किंतु वह वजीर के कार्य से परेशान हो गया, क्योंकि बादशाह जो मोहम्मद शाह था, मैंने आपको बताया ना, मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने से होगा, जैसे ही सुधार लाया तो उसके सभी प्रयासों में क्या हुआ, तो सभी प्रयासों क्या कर दिया था, असफल कर दिया था, ठीक है ना। तो ये कारण था, तो जाहिर सी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ से मैं आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि हैदराबाद का स्थापना किसने किया था, कब किया था, और सैयद बंधु को जो है आप सबको पता है। हालांकि इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ा रहा था वहीं पे, है ना। इसी मॉडर्न हिस्ट्री में अभी पढ़ाया उन्होंने उत्तरवर्ती मुगल काल, तो वहीं पे बताया था कि सैयद बंधु को जो है यहाँ पे जो हत्या करवाया था, तो निजाम उल मुल्क ने साथ दिया था मोहम्मद शाह को, तभी ऐसा जो है ये सक्सेसफुल हो पाया था, है ना। अब यहाँ पे एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं कि कर्नाटक का स्थापना किसने किया था, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है अभी मैं आपको बता दूंगा, है ना। देखिएगा, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादतुल्ला खां था। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का स्थापना सादतुल्ला खां ने किया जा रहा था, है ना। और इन्होंने जब कर्नाटक का स्थापना कर लिया तब आपको ध्यान रखना इन्होंने अपना राजधानी आरकात को, है ना, आरकात को बनाया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने राजधानी बनाया। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेज और फ्रांसीसी ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में आपको किया था, पता होगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था और तृतीय युद्ध हुआ था। कल के क्लास में मैं आपको बताया था ना, वही चीज यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेजली
ने मैसूर के शासक जिसका नाम था टीपू सुल्तान के साथ जो है गुप्त और षड्यंत्रात्मक पत्राचार करने के आरोप में लगाकर जो है कर्नाटक के नवाब जिसका नाम था मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी जिसका नाम था ओमदूत उल उमेर इसका नाम था ना, से क्या किया था, राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था, है ना। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था कर्नाटक की कहानी। तो कर्नाटक की कहानी से 2 पॉइंट मात्र ध्यान रखना। पहला पॉइंट, कर्नाटक का स्थापना किसने किया था, है ना। और कर्नाटक की जाहिर सी बात है उसी क्षेत्र में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, कर्नाटक का प्रथम द्वितीय तृतीय, इसके बारे में आपको बता चुका, कल के बारे क्लास में बता चुका हूँ ना, युद्ध के पीछे का कहानी क्या है। अगला जो यहाँ पे राज होगा राजपूत, है ना। तो राजपूत की बात कीजिए तो यहाँ पे देखिएगा 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों ने होगा, ये ने है, जिसका नाम था राजा मिर्जा जय सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा मिर्जा जय सिंह का नाम तो कौन नहीं सुना है, जय सिंह का। तो ये स्थान सर्वोपरि है ना। इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए ना कि मत पूछिए, कई बार, खासतौर पे बिहार के एग्जाम में और बीपीएससी तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई जयपुर का स्थापना किसने करवा था, तो आप कहेंगे राजा जयसिंह ने, है ना। और बिहार एसआई में भी शायद अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था 2213 वाला, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आया था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों ने राजा यहाँ पे में होगा, शासकों में राजा मिर्जा जयसिंह का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में, कहाँ पे, तो कौन से, तो विज्ञान एवं कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर का जो है, जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में, तो वहाँ पे उसका स्थापना किया था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सवा राजा जयसिंह की बात की जाए तो ये तो कुशल शासक तो थे ही, साथ में आप सबको पता है कि यह जो है महान विधि वेता, ये वेता है विधि वेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजर, मतलब कि नगर संस्थापक और वैज्ञानिक भी था जयसिंह, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए ना। आपको पता होगा कि आमेर राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि जो है किसने दिया था। अब ये जो जयसिंह है ना, आप देख सकते हैं जिनको यहाँ पे ये सभी क्षेत्र के बारे में नॉलेज है ना, तो आपको पता होगा इन्हें जो है मिर्जा राजा जयसिंह का जो है, रिपीट कर दो, मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह किसने, तो आप कहेंगे सर जहादर शाह ने। और मैंने आपको बताया था ना जब उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ा था, तो इन्होंने राजपूतों से, किसने, तो ये मुगल बादशाह जो जहादर शाह था, तो राजपूतों से अच्छे संबंध बनाने के लिए ये राजपूतों के साथ मेल मिलाप करने का कोशिश किया था। हालांकि कुछ हद तक सही, मतलब कि ये उसमें सफल भी रहा था, और यही कारण होता है कि इन्होंने जयसिंह को जो है मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान किया था। तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयसिंह ने जो है यहाँ पे देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए जयसिंह से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। और जयसिंह ने जो है मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और बनारस में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला, अब ये वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये जो जगह बता रहा हूँ, ये सभी क्षेत्र पे इन्होंने राजा जयसिंह ने जो है वेधशाला का निर्माण करवाया था। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, बनारस। अब देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमेर के राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, 2 अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ इसलिए चर्चा में हो जाता है, आपको पता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है ना। तो इन्होंने, आमेर राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने में भी जो है सफल रहा था, मतलब कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी श्रेय इसे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
उसके बाद भरतपुर आता है अगला स्वतंत्र राज्य, और इसका स्थापना कौन, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसका स्थापना और संस्थापक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका स्थापना जो है स्वतंत्र, रिपीट करता हूँ, भारत में स्वतंत्र जाट राज्यों की स्थापना किसने, तो चूड़ामन एवं बदन सिंह। अगर आप लुसेंट या फिर क्रॉन या फिर मतलब कि वन लैंडर वाला बुक पढ़े होंगे तो ये सब डायरेक्ट जो है यहाँ पे एक बॉक्स में आपको दिया रहता है कि भाई बंगाल का स्थापना किसने किया था, भरतपुर का किसने किया था, हैदराबाद किसने किया था। यहाँ पे उस शासक दिया जाता है और इसके संस्थापक दिया जाता है, बस इतना ही रहता है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, आप लोग बीपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एसआई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आपको अब डीप में जाने की जरूरत है ना थोड़ा बहुत। क्या पता जिस तरीके से एग्जाम का नेचर चेंज होते जा रहा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भरतपुर से ध्यान रखना, इसका स्थापना जाट राज्य मतलब कि जाट राज्य की स्थापना, या फिर भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना जो है चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी, ध्यान रखिएगा। और जाटो मतलब कि जाट नेता जिसका नाम था ये सूरजमल, ध्यान रखिएगा, सूरजमल को जाट जाति का, तो ये प्लेटो है ना, प्लेटो कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सूरजमल को। चलिए अब रोहेलखंड भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं रोहेलखंड की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता होगा ये जो है वीर दाऊद है ना, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है। और रोहेला सरदार जिसका नाम था नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का जो है विश्वास पात्र था। अहमद शाह अब्दाली कौन था, टोटल आपको पता होगा कि भारत पे जो है 7 बार या 8 बार आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना। अहमद शाह अब्दाली जो है मुगल बादशाह अहमद शाह के समय जो है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आता है ना, उसी के समय में आक्रमण किया था, मैंने आपको बताया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो आप महाशय देख रहे हैं, इसका ये जो है जिसका नाम है रोहेला सरदार, जिसका नाम है नजीबुद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली का एकदम मतलब कि बहुत ही करीबी था ना, उस पर विश्वास मतलब ये अपना विश्वास उस पर कर रखा था। मतलब कि अहमद शाह अब्दाली जो है इस पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे, और ये काम ऐसा कर रहा होगा है ना, खबर पहुंचाने का कई सारे कार्य होते हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद के आसपास बंगस पठानों ने, अब इस ध्यान रखना का बंगस पठानों ने, यह 1717 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसे ये मोहम्मद खां बंगस ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैसूर का बस 2 पॉइंट ध्यान रखना है। मैसूर का स्थापना जो है देखिएगा 18वीं शताब्दी में, कब, तो 18वीं सदी में, शताब्दी में मैसूर में जो है चिल्का कृष्ण का राज था। ये चिल्का है, कृष्ण का राज था। चिल्का झील नहीं है, उड़ीसा वाला नाम है शासक का था। और परंतु यह जो है कठपुतली मात्र राजा था। वास्तविक शक्ति जो है इसके 2 मंत्री, इसका नाम था नंदराज और देवराज के हाथ में था। चलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे देख लेना भाई साहब, हैदर अली जो कि मैसूर का ही शासक था। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाता है हैदर अली को। देखिएगा 1721 में मैसूर के, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई हैदर अली का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हैदर अली का जन्म जो है 1721 में मैसूर के कोलार है ये ना, कोलार में जन्म हुआ था। और हैदर अली की बात की जाए जो मैसूर सेना में एक साधारण अधिकारी के तौर पे यह नियुक्त हुआ था। और हैदर अली की बात की जाए तो हैदर अली को ये डिंडीगुल है ना, डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। आगे चल के यही हैदर अली जो है एक योग शासक बन जाते हैं। आगे देखिएगा हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसी के सहयोग से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसका, तो शस्त्रागार की स्थापना की थी। शस्त्रागार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिंडीगुल में शस्त्रागार का स्थापना हैदर अली किसके सहयोग से किया था। तो यह किया था फ्रांसीसी कंपनी, आपको पता होगा है ना। और फ्रांसीसी कब आया था भारत, तो आप कहेंगे सर 1664 ईस्वी में, और 1668 ईस्वी में सूरत में अपना ये कंपनी स्थापना कर लिया था, है ना। और इस समय जब हैदर अली यहाँ पे मैसूर वाला क्षेत्र में अपना साम्राज्य को विस्तार जैसे ही करता है ना,
तो उस समय फ्रांसीसी का भी बहुत ज़्यादा दबदबा था भारत में। ध्यान रखिएगा। हैदर अली ने डेंडीगुल में फ्रांसीसी के सहयोग से क्या किया था, तो आप कहेंगे शस्त्रागार की स्थापना की थी। और कब किया था, तो ये 1755 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी तक जो है हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई थी, है ना, ध्यान रखिएगा 1761 तक। अब यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अब इसे जरा सा देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यह 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था, है ना। आइए देखते हैं। यह युद्ध अंग्रेज एवं हैदर अली, एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहा था, दूसरी तरफ से हैदर अली था, मराठा था और निजाम की संयुक्त सेना थी, है ना। तो ये तीनों लोग एक तरफ से मिलकर, मतलब कि ये तीनों का संयुक्त सेना के साथ, और अंग्रेज था एक तरफ से, है ना। ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये तिथि आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ना। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, आपको मैंने बताया था इसके बारे में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हालांकि मैसूर मतलब कि आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुए हैं, जो कि 3 ही महत्वपूर्ण है ना। लास्ट में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो एक तरफ से अंग्रेज था, दूसरी तरफ से यहाँ पे हैदर अली, मराठा प्लस निजाम, ये तीनों लोग जो है मिल के लड़ा था। ये तीनों की संयुक्त सेना थी। इसमें जो है अंग्रेज से मेल मिलाप किया, क्योंकि अंग्रेज आप सबको पता है कितने मतलब चतुर थे और ये चालाक थे। जब हारने पे ये रहता था तो मेल मिलाप कर लेता था, है ना, और यही कंडीशन होता भी था। तो ये जीतने के स्थिति में था हैदर अली, आपको पता होगा। तो हैदर अली ने अंग्रेज को मंगलौर में पराजित किया था, हराया था, आपको पता होगा। और युद्ध समाप्ति के बाद, तो ध्यान रखिएगा, यह 1769 ईस्वी में जो है मद्रास की संधि हुई थी, है ना। मद्रास की संधि का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप हुआ। संधि का मतलब आपको मैं बताया था बहुत कायदे से पहले भी, है ना। दो गुटों के बीच में जो है ना, तो ये एक तरह से संधि हो जाता था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है आपके मन में, ये बड़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था किसके बीच में, तो आप कहेंगे अंग्रेज, एक तरफ से अंग्रेज था, दूसरी तरफ से हैदर अली, मराठा और निजाम। अब यही मराठा निजाम क्या करेगा, अब अंग्रेज का साथ दे देगा, है ना। इसके हैदर अली के विरोध में चले जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ऐसा कंडीशन होता है, और यही कारण होता है कि बेचारे हैदर अली का यहाँ पे घायल होने के कारण मृत्यु हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो हाँ, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड क्या था, तो समय काल जो था 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज प्लस हैदर अली, एक तरफ से अंग्रेज था और दूसरी तरफ से हैदर अली, मराठा और निजाम की सेना के बीच संयुक्त सेना थी। इसमें आप कह सकते हैं कि हैदर अली जीत लिया था ना, हैदर अली का जीत हुआ था। और जीतने के बाद यहाँ पे कौन सी संधि हुआ था, तो मद्रास की संधि हुआ था। कब हुआ था, तो सही 1769 से। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इसका टाइम पीरियड था 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ था। अच्छा, अगर आप लुसेंट प्लस क्रोन सब में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हैदराबाद के बारे, सॉरी बोल रहा हूँ उसका, मैसूर के बारे में, तो ये एक टॉपिक ही है, चैप्टर का नाम ही है आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। आप देखिएगा लुसेंट वाले बुक में, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक के रूप में उसमें दिया गया है। तो मैं आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो अभी बता ना कि प्रांतीय स्वायत्त शासन जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग जो है राज्यों का उदय होता है। जैसे मुगल सत्ता कमजोर होता है, तो ये चीज़ मैं यहीं पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ ना, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं नोट्स मेकिंग किया हूँ, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी बेस्ड है ये, और एग्जाम में भी यही कुछ सारी चीज़ें, क्योंकि आप चीज़ों को कहीं से पढ़िए, किसी भी टॉपिक में पढ़िए, कहानी वही होता है ना, ऐसा तो नहीं बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से 2-3 बातें, है ना। कौन सा संधि हुआ था, तो ये मद्रास की संधि हुई थी। युद्ध जो है 1769 में मद्रास की संधि के तहत ये वो क्या कहते हैं समाप्त हुआ था। अब यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिएगा, टाइम पीरियड में बता ही दिया हूँ, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर
ने निजाम और मराठों से अंग्रेज के विरोध संधि कर ली। चलो ये तो संधि किया था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ हो जाता है उल्टा। अब होता क्या है कि 1773 ईस्वी में अंग्रेज ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर लिया, मतलब कि आक्रमण करके अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक खुली चुनौती थी। अब हुआ क्या कि 17 और यही फ्रांसीसी, आप सबको पता है कि हैदर को यहाँ पे मदद भी किया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बेतसाला, अभी यहाँ पे बताया था ना कि बेतसाला की स्थापना किया था यहाँ पे, है ना, सॉरी बेतसाला नहीं, शस्त्रागार की स्थापना 1755 ईस्वी में। तो यहाँ पे फ्रांसीसी जो है इसे साथ दिया था। तो आप देखिएगा तो ये जो अधिकार किया था इन्होंने, अंग्रेज ने इस क्षेत्र में अधिकार जो किया था, तो जाहिर सी बात है माहे वाला क्षेत्र में, तो ये हैदर अली की एकदम खुली चुनौती थी, है ना। तो 1780 ईस्वी में आपको पता होगा कि हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। और इसने अंग्रेज के जनरल, जिसका नाम था अंग्रेज के जनरल बेली को यहाँ पे भी क्या किया, पूरी तरह से परास्त कर दिया। और क्या हुआ कि अर्काट पर अधिकार भी कर लिया, है ना। फिर होता क्या है कि 1781 ईस्वी में हैदर का सामना अंग्रेज के जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वारेन हस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। और आयरकूट ने पोजनोवा के युद्ध में क्या किया, तो यहाँ पे हैदर अली को परास्त कर दिया था, है ना। लेकिन हरा तो दिया था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिला। उसके बाद 1782 ईस्वी में हैदर अली एक बार फिर अंग्रेज सेना को पराजित करने में क्या हुआ, सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल होने के कारण, ये क्या होता है, हैदर अली युद्ध क्षेत्र में ही घायल हो जाता है। इसके कारण होता क्या है कि 7 दिसंबर 1782 ईस्वी अब आ जाता है, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके संचालन, मतलब इस युद्ध का संचालन मतलब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध का संचालन कौन करेगा, तो अब इसका पुत्र करेगा। और इसका पुत्र का नाम क्या है, टीपू सुल्तान। तो अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, टीपू सुल्तान के लेके। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली, है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हैदर अली का मृत्यु हो जाएगा 1782 ईस्वी में, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध, जब सॉरी कर्नाटक में बोल रहा हूँ, मैसूर का जो यहाँ पे द्वितीय युद्ध लड़ रहा था, है ना, उसमें घायल होने के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका नेतृत्व जो है टीपू सुल्तान करेगा, है ना। इसने अंग्रेजी सेना को ब्रिगेडियर मैथ्यूज को तब, तो ये 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया। किसने, तो आप कहेंगे सर अब टीपू सुल्तान आएगा तो टीपू सुल्तान बनाएगा, ठीक है। अब आता है 1784 का दौर, 1784 ईस्वी आता है ना। 1784 ईस्वी तक जो है टीपू ने द्वितीय युद्ध जो है, द्वितीय युद्ध ये कौन सा है, तो ये मैसूर का द्वितीय युद्ध है ना। तो द्वितीय युद्ध को क्या किया, जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में क्या हुआ, तो मंगलोर की संधि में ये संपन्न हो गई, और जिसके तहत दोनों पक्षों को जो है एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश क्या किया, वापस किया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैसूर का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और चतुर्थ युद्ध, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा, तो आप कहेंगे सर एक तरफ अंग्रेज था, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे हैदर अली की संयुक्त सेना, हैदर अली के साथ और दो लोग थे, एक मराठा प्लस निजाम। तो ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हुआ था। दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें भी आप देखिएगा तो हैदर अली जीत ही गया था ना, जीत ही गया था। लेकिन हुआ बाद में क्या, जब युद्ध में जो है हैदर अली घायल हो जाता है, तो उसकी जो है कुछ दिनों के बाद बेचारे की मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। उसके बाद इस युद्ध का जो है पूरे तरीके से जो है फाइनल करेगा, है ना, मतलब कि कंप्लीट करेगा हैदर अली का पुत्र, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, है ना। तो और इस युद्ध में क्या करता है कि टीपू विजय रहता है ना, और इसमें क्या होगा, दोनों संधि कर लेगा। जो एक दूसरे का क्षेत्र को जीता था युद्ध में, तो वो एक दूसरे को वापस कर देगा, है ना। किसके बीच में होगा, अंग्रेज प्लस, आप कहेंगे हैदर अली के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन संपन्न किसके बीच में हुआ था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे
अंग्रेज और इसके पुत्र आ जाता है टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र, है ना, क्योंकि हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। और कौन से संधि के तहत, ये संधि पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ना था। तो आपको पता है कि मंगलौर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलौर की संधि के तहत जो है यह युद्ध समाप्त हुआ। अगर हम यही आपसे पूछे कि कर्नाटक या बार बार बोल रहा हूँ, मंगलौर का जो है सॉरी आंगल मैसूर का प्रथम जो युद्ध हुआ था यह कौन से संधि के तहत, तो आप कहेंगे मद्रास। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ था। और ये जो हुआ था द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, यह मंगलोर। तो आप देख सकते हैं मद्रास और मंगलोर, है ना, तो ये दोनों संधि के तहत दोनों युद्ध समाप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी, ठीक ना, जब युद्ध समाप्त होगा लास्ट में तो मंगलोर का संधि हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, टीपू सुल्तान को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भी। टीपू सुल्तान कौन था, तो आप कहेंगे हैदर अली का पुत्र था। अब टीपू सुल्तान का जो टाइम पीरियड रहता है फ्रेंड्स, यह 1782 से लेके जब अपना शासन व्यवस्था को चलाता है ना, तो 1782 में जैसे बात है हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, इनके पिता का मृत्यु हो जाता है, तो भाई शासन व्यवस्था को भी चलाएगा। तो 1782 से लेके 1799 तक, और 1799 में हैदर अली का भी मृत्यु हो जाता है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लीजिएगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। 1782 से लेकर 1799 तक इसका टाइम पीरियड रहा है ना। देखिएगा, टीपू की बात की जाए तो 1782 ईस्वी में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है मैसूर का गद्दी पर बैठा, और राजनीति दूरदर्शिता में जो है यह अपने पिता हैदर अली के समक्ष जो है, समकक्ष होगा, समकक्ष ही ठहरता है, मतलब कि जो उनके पिता की नीति था सेम नीति इन्होंने अपनाया। टीपू जो है पढ़ा लिखा योग्य शासक था, है ना, बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी थे ना। और इसे अरबी भाषा का ज्ञान था टीपू को, उर्दू का, कन्नड़ भाषाओं का भी ज्ञान था, है ना। और इसने नवीन प्रयोगशाला के अंतर्गत नई मापतौल की इकाई, जिसका आपको पता होगा कि यहाँ पे नवीन संवत का प्रचलन करवाया। तो ये जो नवीन संवत था इसका जो है प्रचलन किसने करवाया था, तो आप कहेंगे टीपू ने, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कौन था, तो हैदर अली का पुत्र था, है ना। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत एक काम जरूर किया था। क्या किया था, तो यह जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन उसका पिता क्या था कि भाई शाही उपाधि धारण किया था। थोड़ा सा ध्यान रखना, टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत जो है खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया, लेकिन ये इन्होंने शाही की उपाधि धारण नहीं की थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या किया था, खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण किया, तथा 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाया, है ना, लेकिन इसके पिता ये काम नहीं किया था। चलिए, टीपू के द्वारा जो है, मतलब टीपू सुल्तान के द्वारा जारी सिक्के पर हिंदू, लेकिन ध्यान रखना, हिंदू देवी देवता का चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां भी अंकित थी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान के सिक्के पर जो है किसका जो है तस्वीर अंकित था। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से, ध्यान रखना, तो अरबी भाषा का प्रयोग करवाया, ध्यान रखें ना, वर्षों और महीने के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने जो है, आपको पता होगा कि श्रीरंगपट्टनम में जय गोविंद, अब ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं, खासतौर पर वनडे एग्जाम में कि मत पूछे। तो जय गोविंद क्लब का जो है स्थापना किसने करवाया था, तो टीपू सुल्तान ने, है ना। ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था जब विश्व युद्ध आप पढ़ेंगे ना, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ना। तो वहीं से प्रभावित होकर इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में क्या किया, श्रीरंगपट्टनम में, है ना, श्रीरंगपट्टनम में जय गोविंद क्लब का स्थापना किया था और उसका सदस्य भी बना था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा जय गोविंद क्लब के बारे में, पढ़े भी कहीं ना कहीं होंगे। टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था, या फिर वृक्ष भी लगवाया था। तो स्वतंत्रता का वृक्ष जो है मैसूर में किसने लगवाया था, तो आपको पता होगा, यह काम भी टीपू ने करवाया था। टीपू का 3-4 काम प्रचलित है और महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था मैसूर में, है ना, तो आप कहेंगे सर यह काम किया था टीपू सुल्तान ने।
टीपू ने जो है 1796 सही सुन रहे हैं, 1796 में नौसेना वाज का गठन किया था। ध्यान रखना, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टीपू ने मंगलोर हो गया, मोलिका मतलब कि मोलिदाबाद हो गया, दाजी दाजिदाबाद में क्या किया, तो डॉक यार्ड का ये डॉक यार्ड है ना, डॉक यार्ड का निर्माण करवाया। यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मेन कहानी। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, है ना। तो प्रथम हम लोग देख लिए, द्वितीय देख लिए, अब तृतीय अंगल मैसूर युद्ध को देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों युद्ध का जो है संधि आपको याद होना चाहिए, टाइम पीरियड याद होना चाहिए, और किसके बीच में लड़ा गया, कौन विजय रहा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, भर भर के गला फाड़ के बोल रहा हूँ, गलती मत कीजिएगा। चलिए, हालांकि लास्ट में मैं आपको एक चार्ट भी दे दिया ताकि आप आसानी से इस युद्ध को याद रख सकें। अभी तो मैं पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको एक कहानी भी छप जाए, आपको बता रहे हैं कि भाई ये किसके बीच में हुआ था, कैसे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड क्या था, तो यह 1790 से लेके फ्रेंड्स 1792 के बीच में हुआ था। इस युद्ध की बात की जाए, अच्छा मैं आपको कुछ दिन पहले ये बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं, निजाम और मराठा, इनके पिता मतलब कि हैदर अली को साथ दिया था, लेकिन द्वितीय में अंग्रेज के साथ नहीं था। मैं वहाँ पे गलती से द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में बता दिया था कि भाई अंग्रेज का जो साथ जो है निजाम और मराठों ने दिया था। नहीं, द्वितीय में दिया था, तृतीय में दे दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो जाता है कई बार ना, हम भी इंसान है, कोई बात नहीं। हालांकि जो भी नोट्स में मेंशन किया वो टोटली सही है, सब कुछ सही है ना। मैं बोल दिया था वहाँ पे शायद गलती से, द्वितीय में यही निजाम और मराठा क्या करेगा, यही मैं बोल रहा हूँ। ये निजाम और मराठा जैसे आपको पता होगा इसके पिता को साथ दिया था, अब क्या करेगा, इसके पिता का सॉरी इसके बेटा का मतलब टिप्पू सुल्तान का विरोध हो जाएगा। इसका पिता कौन था, हैदर अली का, सॉरी यार मैं हैदर अली बोल रहा हूँ, टिप्पू सुल्तान का, तो आप कहेंगे टिप्पू सुल्तान का पिता हैदर अली था, तो हैदर अली का ये लोग साथ दिया था, निजाम और मराठा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टिप्पू सुल्तान आता है तो अब यहाँ पे अंग्रेज के पक्ष में चला गया, आप देख सकते हैं ना। और यही कारण होता है, यहाँ पे सब कुछ देख लीजिएगा जो कि महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, और अंग्रेज प्लस निजाम मराठा एक तरफ था, मतलब कि ये तीनों की संयुक्त सेना थी। अंग्रेज के साथ ये मराठा और यहाँ पे निजाम दे दिया, और टीपू के मध्य जो है लड़ा गया, है ना, एक तरफ टीपू था। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है मजबूत था, मजबूत यार जाहिर सी बात है, क्यों ना रहेगा, मजबूत तो रहेगा ना, क्योंकि आप देख सकते हैं जो इंडिया के जो भारत के खुद जो शासक थे वो अंग्रेज का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे यार हमेशा अभी भी है, एक दो उल्का पिंड होते हैं अभी भी है, और पहले भी था, ऐसा नहीं है ना, एक दो का अभी तो बहुत सारे हैं, उस समय भी था। तो आप देख सकते हैं उसके बीच में लगा गया। अब यहाँ होता क्या है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है मजबूत था, और परिणाम स्वरूप टीपू पराजित हुआ, टीपू का हार हो जाता है ना। 1792 ईस्वी में जो है टीपू एवं अंग्रेज के बीच एक संधि होता है, और इस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, और तीसरा जो होगा यह श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना। तो देख सकते हैं 2 बार MM है यहाँ पे, M मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, और श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना। तो प्रथम जो है अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था मद्रास की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। दूसरा जो है हुआ था मंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं ना, चौथा में कोई संधि नहीं हुआ था, चौथा जो है चौथा में उसका टीपू सुल्तान का मृत्यु ही हो जाता है, 3 में ही संधि होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको कहानी भी पता चल गया, और यहाँ पे 1792 ईस्वी में लास्ट में जब तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली, यार मैं बोल रहा हूँ हैदर अली, टीपू सुल्तान का यहाँ पे हार हो जाती है, तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, और यह हो जाएगा 1799 ईस्वी में, और यहाँ पे अब यहाँ इसका मृत्यु हो जाएगा टीपू सुल्तान का। तो इस युद्ध के समय जो है टीपू ने अंग्रेजी सेना का मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की भी दिशा का प्रयास किया, है ना, क्योंकि ये कमजोर थे, और आप सबको पता है कि अंग्रेज का साथ कितने लोग दे रहे थे, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे ये पूरे तरीके से कमजोर पड़ गया। तो हालांकि इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन को भी पत्र लिखा था, किसने, टीपू सुल्तान में। नेपोलियन से आप सबको पता है कितनी जो है एक शक्तिशाली या जो है
नेपोलियन इसका सहयोग किया नहीं था। कहा जाता है कि नेपोलियन तक जो है बात पहुंचा ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है ना, बाकी बात की बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, तो इस युद्ध के कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था, रिपीट कर रहा हूँ, कर्नाटक बोला यार, नहीं कर्नाटक नहीं, आंगल मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध हुआ था, चौथा जो युद्ध हुआ था, तो इसमें इसका टाइम पीरियड 1799 में ईस्वी में हुआ था, 1799 ईस्वी में। और इस युद्ध के समय टीपू ने जो है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था, मतलब इन्होंने नेपोलियन को भी पत्र लिखा था, ऐसा कहा जाता है। चतुर्थ युद्ध में, मतलब कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज ने निजाम और मराठों से युद्ध में बराबर लाभ के 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। अब देखिए कितनी यार लोभी थे ये मराठा और निजाम। ये अंग्रेज क्या यहाँ पे शर्त रखा दोनों के बीच में, निजाम और मराठा के बीच में, कि भाई अगर हम इससे युद्ध में जीत जाते हैं, किससे, टीपू सुल्तान से, तो हम आपको, चूंकि ये दोनों मिल गए हैं अंग्रेज के साथ, है ना, निजाम और मराठा, तो इन्होंने ये संधि किया कि चलो अगर इस युद्ध में हम जीत जाते हैं पूरे तरीके से, तो जीता हुआ जो धन होगा उसमें से तीनों लोग फांट लेंगे, है ना, बराबर में, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था वेलेजली। 3 लोग थे, वेलेजली, हेरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो वेलेजली इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको कहानी यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे होता क्या कि 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू की बात की, टीपू और संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ा। संयुक्त अंग्रेजी सेना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज का अब साथ दे रहा है भारत का जो यहाँ पे 2 कुपात्र शासक है, एक हैदराबाद के निजाम है ना, निजाम और मराठा प्लस अंग्रेज, तो तीनों संयुक्त सेना है इसकी, तो जाहिर सी बात है। तो ऊपर भी ये टीपू सुल्तान देखा जाए तो बहादुरी से लड़ता है, लेकिन लास्ट में ये हार जाते हैं और मारा जाता है युद्ध क्षेत्र में, है ना। और मैसूर की गद्दी पर अब हो जाता है क्या है कि अडियार वंश के बालक को, जिसका नाम है कृष्ण राय, को बैठा दिया जाता है ना। तो ये कहानी था और महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स रिपीट कर दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको अगर आप लुसेंट और क्रॉन में या फिर कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो आप देखेंगे चैप्टर का नाम ही दिया गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, उसको आपको ये सारी चीजें वहाँ पे पढ़ाया गया है। ये पूरी डिटेल में नहीं मिलेगा, सिर्फ समझाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि संधि नहीं हुआ, कोई संधि नहीं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1799 ईस्वी में युद्ध क्षेत्र में ही इसका मृत्यु होगा, जिंदा रहेगा तब तो संधि करेगा ना, टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अब मैसूर को जीतने की खुशी में जो है आयरलैंड के यार्ड समाज में जो है वेलेजली को मार्केश की उपाधि जो है यहाँ पे प्रदान किया गया। कौन से, तो वेलेजली को, ठीक ना, क्योंकि भाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विजय के दौरान वेलेजली ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये स्टेटमेंट सीडीपीओ में पूछा गया था, सीडीपीओ, बीपीएससी का जो एग्जाम प्रिपरेशन कंडक्ट करवाते हैं सीडीपीओ को, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये कर्नाटक का, मैं यार बार बार कर्नाटक बोलता रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर का चतुर्थ युद्ध, उसके बाद जब जीत जाते हैं अंग्रेज, और जैसे बात है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो मेन यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहा था, तो ये वेलेजली कर रहा था। तो जीतने के बाद इन्होंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि भाई पूर्व साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कहानी। तो मैं आपको सारी चीज़ बताया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का कहानी क्या रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चार्ट में एक बार रिवीजन कर लीजिए, और ये आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ये संधि याद होना चाहिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, ये आपको संधि याद होना चाहिए, किसके बीच हुआ था और गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ चार्ट में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये 1767 से 69 के बीच में हुआ था, मद्रास की संधि के तहत, और 1769 में ये समाप्ति हुआ थी। और गवर्नर की बात की जाए उस समय अंग्रेज की तरफ से यहाँ पे जो नेतृत्व किया था, इसका नाम था जनरल जोसेफ स्मिथ, है ना,
तो जनरल जोसेफ स्मिथ ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि इसका ज़्यादा योगदान रहा नहीं था, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। और इसी में आप देखिएगा तो चूंकि आप देखिएगा तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम जो है अंग्रेज के साथ बाद में मिल गया था, है ना। तो ऊपर भी आप सबको पता है कि ये जीत तो हुआ था किसका, तो आपको पता चल ही गया है तो मतलब कि हैदर अली ने जीता था, ध्यान रखिएगा। तो ये संधि कौन सा हुआ था, संधि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, संधि और ये डेट कब हुआ था, तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि होगा, और इसमें क्या होगा, मद्रास की संधि किसके बीच में होगा, तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये 1780 से 84, आसान है याद रखना, देख सकते हैं। ये होगा मंगलोर की संधि, जो कि 1784 ईस्वी में हुआ था। और देखिएगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वारेन हेस्टिंग ने किया था, ये विभिन्न है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किसके बीच में, तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में होगा, है ना। जिसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, ये शुरू किया था हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन समाप्त करेगा हैदर अली का पुत्र, उसका पुत्र मतलब कि टीपू सुल्तान समाप्त करेगा, है ना। तो ये मंगलोर की संधि का जिस समाप्ति होता है 1784 ईस्वी में, और वारेन हेस्टिंग जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आप सबको पता है, तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में होता है, जिसमें कार्नवालिस अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था। और इसमें अगर देखिएगा तो ये हार जाता है, कौन हार जाता है, तो टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान यहाँ पे लड़ेगा अंग्रेज के साथ, उनके पिता का 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, अभी मैं बताया था ना कुछ दिन पहले। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, या फिर आप कैसे वैसे बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल उस समय कौन था, है ना, तो ध्यान रखिएगा कार्नवालिस था। अब यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, तो और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था, आपको मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण है। और ऊपर में जो आप देख रहे हैं इसका संधि महत्वपूर्ण है, तो तीनों आपको संधि याद रखना है। और ये तीनों जो आप देख रहे हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था गवर्नर जनरल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पे क्वेश्चन का पेपर टफ करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसका टाइम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में आप वीडियो को एक दो बार देखिए, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आपके ऑप्शन है आपके पास, स्पीड करके देखिए, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो है ग्रुप में नहीं आपने डाले उसका पूरा पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ, तो डाल दूंगा, है ना। उसको थोड़ा सा मर्ज करना पड़ेगा, तो मर्ज करके सारे पीडीएफ को डाल दूंगा और मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा पैसेज बना के रखिए, है ना। जितना पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़िए। और मॉक टेस्ट फ्रेंड्स रिपीट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, तो अब मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, आप लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, बाकी साइंस का क्लास भी आएगा, करंट अफेयर्स का भी क्लास आएगा, है ना। और अगला जो टॉपिक है इसी को पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग आप यहाँ पे देखने वाले बंगाल के बारे में, है ना। बंगाल और छोटे छोटे और जो यहाँ पे राज्यों का उदय हुआ था, है ना, या फिर कह सकते प्रांत का स्थापना किया था, तो उसको देखने वाले हैं यहीं पे, है ना। तो इसका पीडीएफ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे कल की क्लास में ही दे दिया था, है ना। तो ये मत बोलिएगा कि सर पीडीएफ दीजिए, ये कंप्लीट पीडीएफ मैं दे दिया था कल ही, कल की क्लास में, चौथा नंबर का जो क्लास दिया था वहीं पे, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।